हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी। ये चैप्टर डील करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें से आज हम देखेंगे अनलॉफुल असेंबलीज। अनलॉफुल असेंबलीज के बारे में हमने आईपीसी में पढ़ा था, उसके डिफिनीशन, उसके फॉर्म, क्या क्या उससे रिलेटेड सेक्शंस और उससे रिलेटेड क्या क्या पनिशमेंट्स होती है। यहाँ हम वो कवर नहीं करने जा रहे हैं। हम सीआरपीसी की प्रोविजन जो अनलॉफुल असेंबलीज को डील करने के लिए बने हुए हैं, जो पावर देते हैं या फंक्शंस देते हैं, जो अथॉरिटीज को, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, उनको कैसे वो यूज करेंगे अनलॉफुल असेंबलीज को डील करने के लिए, वो सारी चीजें हम आज यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन 129 डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यूज ऑफ सिविल फोर्स की बात की जा रही है। तो इसका सब सेक्शन 1 बोलता है कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, अगर पुलिस ऑफिसर ऑफ जो किसी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज नहीं हो तो उनकी जगह पे कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, उनसे ऊपर के रैंक या उसके बराबर के रैंक के कोई भी ऑफिसर, वो चाहे तो कमांड कर सकते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, जहां पर उनको ये डर हो कि ये कुछ पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाले हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए कमांड कर सकते हैं। एंड इट शैल देयर अपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली। तो ये कहता है कि ये सेक्शन को डील करने या ये सेक्शन किस तरह के सिचुएशंस पे लागू होता है जहां पर कि पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई ऐसा उनको ऐसा प्रतीत हो रहा हो सामने के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको देख करके कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था भंग होने वाली है, लोग हैं आपस में लड़ाई करने वाले हैं, दंगा होने वाला है, ऐसा कुछ कोई भड़काऊ कुछ काम कर रहा हो जिससे कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो कि पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हों या फिर अगर वो नहीं हो तो फिर उस केस में उसके बाद आने वाले कोई भी ऑफिसर, लेकिन सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे नहीं होनी चाहिए, तो वो कमांड कर सकते हैं, वो अनाउंस कर सकते हैं कि मैं सारे पब्लिक को ये सूचित किया जाता है कि आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, अपने अपने जगह से चले जाएं, ताकि ग्रुप में इकट्ठा होकर के एक जगह नहीं आगे बढ़े। और जब ऐसा अनाउंस किया जाएगा उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो हर आदमी जो वहां मौजूद होगा उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो डिस्पर्स हो जाए, वो अलग थलग होकर के चले जाएं। ये बोलता है हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, और ये असेंबली अगर डिस्पर्स नहीं होती है, ये कमांड दिया गया लेकिन डिस्पर्स नहीं होती है, या फिर ये कमांड नहीं दिया गया लेकिन फिर भी इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सच अ मैनर टू शो अ डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, वो सामने जो लोग खड़े हैं वो इस तरीके से धरना प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं कि उनको, और वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि इनको कमांड देने के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं होंगे, उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग दिख रहा है, तो उस केस में कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो कि हमने ऊपर के सेक्शन में पढ़ा था, वो बाय फोर्स उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए आदेश दे सकती है। बाय फोर्स का मतलब आपने देखा होगा जब कहीं पे ऐसा धरना प्रदर्शन होता है तो पुलिस ऑफिसर जो वहां पे होते हैं वो लाठी चार्ज करते हैं, या फिर सबसे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन छोड़ी जाती हैं, ये सब चीजों का इस्तेमाल जो आता है वो कैटेगरी आती है बाई फोर्स। यहाँ पे बाई फोर्स का इस्तेमाल करके पब्लिक को, उस असेंबली को वहां से डिस्पर्स कराया जाता है। एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन नॉट बीइंग द ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और इसके लिए वो किसी भी वहां पे मौजूद मेल पर्सन्स को अपने साथ ले सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। एंड एक्टिंग एज सच फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली एंड इफ नेसेसरी अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन्स हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट, और इसके लिए जो भी उनको जरूरत पड़ता है वो सब कुछ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वो चाहे तो अरेस्ट भी कर सकते हैं और कन्फाइन भी कर सकते हैं। अरेस्ट करने का मतलब उनको लेकर के पुलिस कस्टडी में लेके आना, कन्फाइन करने का मतलब किसी भी जगह पे उनको रोक के रखना ताकि वो इस असेंबली का पार्ट नहीं बन पाए और ये जो प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है उसको काबू में लेके आया जाए। इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असेंबली और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और जैसा अगर उनको पकड़ा गया है या फिर अरेस्ट किया गया है तो उस केस में उनको जो भी प्रोविजन उनके ऊपर लगेगा उसके अकॉर्डिंग उनको उनका ट्रायल चलेगा। ये हमारा बोलता है सेक्शन 129। सेक्शन 130 यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। अभी प्रीवियस सेक्शन में जो हमने पढ़ा था वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं जब उनको ऐसा प्रतीत होता है कि आगे अभी कुछ ऐसी वारदातें होने वाली हैं जिससे कि ये
समाज की जहाँ पर अभी ये हो रहा है उस जगह की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। सेक्शन 130 डील करता है जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो अवेलेबल नहीं है या फिर किसी रीजन से अवेलेबल है लेकिन उनको अप्रोच नहीं किया जा सकता है। तो ये कहता है इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड, अगर इस तरह की असेंबली को डिस्पर्स नहीं किया जा सकता है, एंड इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक हु इज प्रेजेंट मे कॉज इट टू डिस्पर्स बाय द आर्म्ड ऑफिसर। तो वहां पे जितने भी मजिस्ट्रेट्स, अगर मल्टीपल मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं तो उसमें से जो सबसे हाईएस्ट रैंक के होंगे वो आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करके उनको बोलेंगे कि इनको डिस्पर्स कराया जाए। दूसरा सबसेक्शन बोलता है सच मजिस्ट्रेट मे रिक्वायर any officer in command of any group of persons belonging to the armed forces to disperse the assembly with the help of armed forces under his command। और ये करने के लिए जो भी मजिस्ट्रेट के साथ उनको एक जब ऐसा कई बार होता है जैसे इलेक्शन ड्यूटी में आपने देखा होगा या कहीं किसी जगह की शांति व्यवस्था ऑलरेडी वहां पे भंग है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उस जगह को कंट्रोल कर सके। कर्फ्यू जब लगाया जाता है तो उस जगह के लिए किसी मजिस्ट्रेट जो वहां के होते हैं उनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो वहां पे शांति व्यवस्था को कायम करे वापस, और ऐसा करने के लिए उनको एक यूनिट दी जाती है, उनके अंडर में कुछ आर्म्ड फोर्सेस दी जाती है। इसमें सभी तरह के आर्म्ड फोर्सेस आते हैं, इसमें पुलिस के लोग हो सकते हैं, सीआरपीएफ के लोग हो सकते हैं, आर्मी मिलिट्री इन लोग ये लोग हो सकते हैं, कई अलग अलग कैटेगरी ऑफ फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस जिनको हम बोलते हैं वो सब हो सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सारी चीजों ये सारे जो अलग अलग ऐसे ग्रुप ऑफ यूनिट बना करके रखा जाता है वो इसी तरह के सिचुएशंस को डील करने के लिए रखा जाता है। और जो भी ऑफिसर जिनके पास जो यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग वो उस यूनिट को लेकर के, आर्म फोर्सेस को लेकर के वो असेंबली को डिस्पर्स कराने के लिए जाएंगे। एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट, जैसा कि आर्म फोर्सेस के उस ऑफिसर को या जो भी आदमी वहां पे है उसको अगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि इस आदमी को अरेस्ट करो तो वो उनको अरेस्ट करके कन्फाइन करके लेकर के आएगा। और एज इट मे बी नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द असेंबली और टू हैव देम पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और उनको डिस्पर्स कराया जा सकता है या फिर अगर अरेस्ट और कन्फाइन हो करके उनको जेल में डाल करके जो प्रोविजन होती है उसके अकॉर्डिंग उनको डील किया जाएगा। सबसेक्शन 3, every such officer of the armed force shall obey such requisition in such manner as he thinks fit, but in so doing he shall use as little force and do as little injury to person and property as may be consistent with the dispersing the assembly and arresting and detaining such person। तो जो मजिस्ट्रेट जैसा कहेंगे किसी पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को जैसा बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना होगा। लेकिन वहां पे ये भी नहीं होता है कि वो मैकेनिकली काम करते हैं, वो उनको थोड़ा सा खुद का भी इस्तेमाल करना होता है अपने दिमाग का कि जितना कम से कम हो सके, जितने कम से कम प्रोपोर्शन में फोर्स का इस्तेमाल करके इस असेंबली को हटाया जा सकता है उतना ही उनको करना होता है। यहाँ उनको खुद की अपनी सूझबूझ का लगानी होती है कि कितना फोर्स लगाना जरूरी है। वहां पे सिर्फ उनको पुलिस बल को दिखा करके भी डिस्पर्स कराया जा सकता है, मार्च करा के डिस्पर्स कराया जा सकता है, लाठी चार्ज करा करके कराया जा सकता है, आंसू गैस के गोले और ये सब जो छोड़े जाते हैं, ये सारी चीजें उनके एक बना हुआ है कि किस तरीके से उनको यूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो सबसे अधिक पावरफुल आपके पास जो वेपन है आप उसी का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं किया सकता। जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्स का उतना इनको करना होता है। सेक्शन 131, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्सेस ऑफिसर टू डिस्पेंस असेंबली, ये सेक्शन डील करता है जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो अवेलेबल नहीं है या उनको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। तो कभी भी ऐसे जब लगे कि पब्लिक सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है किसी असेंबली के द्वारा और कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, उनको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता या कोई कमीशन, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी कमीशन या गजेटेड ऑफिसर जो आर्म फोर्सेस का है वो अपने अंडर में आने वाले आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करके खुद से उस असेंबली को डिस्पर्स कराने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। और इसके लिए जो सारे पावर और अथॉरिटी किसी मजिस्ट्रेट को मिले हैं वो सारी चीजें ये जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी आर्म फोर्सेस के वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल वो तभी कर सकते हैं जब वो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो अवेलेबल नहीं हो या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है ड्यू टू एनी रीजन। तो वहां पर वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है, वो अगर समाज की शांति व्यवस्था को भंग होते हुए नहीं देख सकते हैं। वहां पर अगर कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर या गजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, वो अगर उनके सामने ये हो रहा तो वो नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं जो कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते तो जो लेते।
नाउ इसके बाद ये कहता है और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ while he is acting under this section it becomes practicable for him to communicate with an executive magistrate he shall do so and shall they thenceforward obey the instruction of the magistrate as to whether he shall or he shall not continue such action। लेकिन सपोज अगर उन्होंने कोई गेजेटेड ऑफिसर जो आर्म्ड ऑफिसर के आर्म्ड फोर्सेस के हैं या कोई भी कमीशनड ऑफिसर अगर वो ऐसा एक्शन ले रहे हैं तब तक कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाते हैं तो उस केस में फिर उनको सारी चीजें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करनी होती है और उसके बाद जैसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोले वैसा ही करना होता है। ये होता है सेक्शन 131। 132 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शन। ये सेक्शन जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या आर्म्ड फोर्सेस के जो गजेटेड ऑफिसर्स जो जिन्होंने ऐसा कोई भी एक्शन लिया था अगर वो उसके सर्टेन कंडीशंस हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं तो सबसे पहला इसमें बोलता है नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting to be done under section 129, 130 और section 131 shall be instituted in any criminal court। कोई भी प्रोसिक्यूशन मतलब कोई भी उनके ऊपर केस उनके ऊपर नहीं चलेगा कि आपने ये काम क्यों किया। जो अगर कोई भी आदमी कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कोई आर्म फोर्सेस का कमीशन या गजेटेड ऑफिसर अगर सेक्शन 129, 130 या 131 को इंस्टीट्यूट करने के लिए अगर कुछ काम कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा एक्सेप्ट इसका सर्टेन कंडीशन है। पहला विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच पर्सन इन द ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। अगर आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना होगा उनसे परमिशन लेनी होगी कि इस आर्मी का या इस सीआरपीएफ के यूनिट के जो ऑफिसर है उन्होंने इस तरह का आदेश दिया जो हमें लगता है कि गलत था तो इसके ऊपर आप बताइए कि कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। अगर आर्म फोर्सेस की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है तो फिर उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल सकता है। दूसरा विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस। तो इन एनी अदर केस का मतलब होता है यहाँ पे जहां पर कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी भी उसके उनकी हायरार्की में आने वाले जितने भी मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके द्वारा अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग उन पर काम किया जाता है। तो यानी जब भी कोई केस किसी आदमी पे चलेगा जिसपे ये उनके ऊपर में आरोप हो कि सेक्शन 129, 130 और 131 का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है तो इसके लिए अगर वो आर्म फोर्सेस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अगर वो और कोई केस है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। दूसरा सब सेक्शन बोलता है उसका ए नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेट सेक्शंस इन गुड फेथ। कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो है वो जो भी अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा। नो पर्सन डूइंग एनी एक्टिंग इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 129 और सेक्शन 130। अगर कोई भी जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि अगर मजिस्ट्रेट या आर्म फोर्सेस के जो कोई ऑफिसर अगर किसी दूसरे मेल मेंबर का जो वहां मौजूद है उनकी भी असिस्टेंस ले सकते हैं तो अगर वो आदमी गुड फेथ में काम कर रहा था तो उसके ऊपर भी किसी भी तरह का कोई प्रोसिक्यूशन या कोई उसके ऊपर में क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। तीसरा नो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ। और उसी तरीके से कोई आर्म्ड फोर्सेस के जो कमीशन ऑफिसर जो हमने देखा अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे थे तो उनके ऊपर भी नहीं चलेगा कोई इस केस। नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर व्हिच इज बाउंड टू ओबे शैल बी डीम्ड टू हैव देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस। और इसी के साथ अगर कोई ऑफिसर ने किसी भी आर्मी या किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर को किसी जवान को अगर उन्होंने कोई आदेश दिया था और उस आदेश का पालन करने में उसने कुछ जो भी काम किया किसी के अगर उससे मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 बोलता है इन दिस सेक्शन एंड इन प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्रेशन आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स operating as land forces and includes any other armed forces of the union so operating। और ऑफिसर के रेस्पेक्ट में आर्म्ड फोर्सेस का मतलब कोई भी कमीशनड, गैजेटेड और इन पे एज ए ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और इंक्लूड होता है जूनियर कमीशनड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, नॉन कमीशनड ऑफिसर एंड ऑल्सो नॉन गैजेटेड ऑफिसर। मेंबर का मतलब इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेस मतलब एनी पर्सन जो इन द आर्म्ड फोर्सेस अदर देन द ऑफिसर। तो जो भी ऑफिसर के अलावा कोई भी रहेगा तो उसको आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर कहेंगे। ऑफिसर है तो उसको जो ऑफिसर की डिफिनीशन में आता है और आर्म्ड फोर्सेस का मतलब कोई भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ये था हमारा चैप्टर, हम अभी यहीं रुकते हैं, आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।